अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा इन वॉशिंगटन। संडे 28 जनवरी 2024 को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, वो ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने कई दिन से ये कॉल दे रखी थी कि संडे के दिन 28 जनवरी को तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो दिन को निकलें, अपनी प्रेजेंस को सड़कों पे शो करें, अपनी मोबिलाइजेशन लेकर आएं, अपनी इलेक्शन कैंपेन को एक तरह से किक स्टार्ट करें। ये बड़ी नेचुरल किस्म की डिमांड थी, बिकॉज अगर इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन तो खैर नहीं हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है, लेकिन ये जो ड्रामा इलेक्शन के नाम पे ढकोसला हो रहा है, बहरहाल वो 8 फरवरी को हो रहा है, और 28 को उससे पहले आपके 10 दिन 11 दिन ही आपके दरमियान में बचते हैं। तो जाहिर है कि बड़ी नेचुरल किस्म की डिमांड थी, और ये भी उन्होंने मैसेज भेजा था कि जो लोग नहीं निकलेंगे, तमाम टिकट होल्डर्स जिनको टिकट मिले हैं, गालबन 250 किस्म के नेशनल असेंबली के हलकों में, प्रोविंशियल असेंबली मिला के तकरीबन 750 लोगों को टिकट मिले हुए हैं। तो अगर कोई मोबिलाइजेशन की एफर्ट करेगा ही नहीं, उसकी एक असेसमेंट होगी, जो नहीं करेगा सिंसियरिटी से, उसका टिकट जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब तो ये देखने की बात है कि गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जो टीम है, वो इस पूरी एक्टिविटी को किस तरह से असेस करती है, किस पोटेंशियल एमएनए और पोटेंशियल एमपी जो है उसकी एक्टिविटी को, उसकी कोशिश को सही समझा जाता है, किससे समझा जाता है कि उसने इनसिंसियरिटी शो की, नाकाफी एफर्ट की। ये तो तहरीक इंसाफ ने इसकी डिटर्मिनेशन करनी है अपेरेंटली। लेकिन जो फुटेज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से, कुछ व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ फेसबुक के ऊपर, कुछ डिफरेंट जगहों पे, उससे ये अंदाजा होता है कि दर्जनों शहरों में, कस्बों के अंदर और इवन देहात के अंदर एक ठीक ठाक किस्म की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, तहरीके इंसाफ मुतहरक जो है वो नजर आई। जहन में रखना बहुत जरूरी है कि तहरीके इंसाफ के ऊपर एक जबर है, तरह तरह की कतगने हैं, मारपीट है, गिरफ्तारियां हैं, डिटेंशंस हैं, लोगों को उठा लिया जाता है, दफा 144 का स्पेसिफिक इतलाक किया जाता है, एनओसी का मुतालबा किया जाता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के जब आप देखते हैं, तो आपको ये समझ आती है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर तहरीके इंसाफ के लोगों ने एक ठीक ठाक किस्म की मोबिलाइजेशन जो है वो उन्होंने शो की है, बावजूद उसके कि तकरीबन हर शहर के अंदर इस मोबिलाइजेशन को सप्रेस करने की कोशिश की गई। कराची में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस किया गया। लाहौर में हमाद अजहर ने क्लेम किया, उन्होंने बताया कि उनके वाले साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक रैली को लीड कर रहे थे। और पेशावर में भी यही सूरत हाल थी, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल थी। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले। अब मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, मैंने कई घंटे इस चीज पे लगाए, बिकॉज जाहिर है कि मुनाफिकों की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। मुझे अंदाजा था कि मुनाफिकों का जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि भाई कितनी तादाद में लोग निकले हैं, लोग निकले नहीं हैं, और इसको एक यार्ड स्टिक के तौर पे किया जाएगा कि जी फलां के जलसे में इतने लोग थे, इनके जलसे में कितने लोग थे, और लोग निकले नहीं, और शायद इमरान खान के साथ उनकी सिंसियरिटी नहीं थी, और पार्टी का तमाम स्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका हुआ है। इसलिए मैंने कई घंटे लगाए उस सारी फुटेज को देखने के लिए, और इस वीलॉग के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जगह जगह साइड पे वो फुटेज दिखाता भी चला जाऊं, दरमियान में भी इस वीलॉग के मैं छोटी छोटी ब्रेक्स और इंटरवेंशंस क्रिएट करूं, जहां मैं आपको वो फुटेज दिखाऊं। तहरीक इंसाफ के जो लोग निकले, मैं इनको बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कहता, जो मेरा देखने का अंदाजा है और तरीका है और लेंस है, मैं इन्हें पाकिस्तान के लोग कहता हूं। बिकॉज हर सर्वे ये शो करता है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की इस जमात को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 60% से, पास सर्वे तो लोग कहते हैं 70% से ज्यादा, लेकिन अगर आप बहुत मोहतात अंदाजे से भी बात करें, जिस तरह से डॉन का रीसेंट सर्वे है कि 67+% लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। तो आप जिस जमात को 60% से ज्यादा सपोर्ट एक मुल्क में हासिल हो, वो फिर अवाम बन जाते हैं, वो पाकिस्तान के लोग बन जाते हैं। आज़ादी से पहले, सो कॉल्ड आज़ादी, आज़ादी तो मिली नहीं हमें, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई उससे पहले जो सबसे मकबूल जमात थी, कांग्रेस या मुस्लिम लीग थी, तो उनके पास भी क्या 50% भी सपोर्ट नहीं थी वहां के लोगों की। और अभी भी अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, 2/3 के करीब मेरा ख्याल है उनके पास नेशनल असेंबली में, जो लोकसभा जिसे वो कहते हैं, वहां उनके पास सीट्स हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो मेरा ख्याल 36-37% से ज्यादा पॉपुलर वोट नहीं है। तो अगर एक जमात को 50% से ज्यादा, वो इस केस में 60% से ज्यादा उसे अवाम की तायद हासिल हो, फिर वो एक सियासी जमात नहीं रहती, वो लोगों की आवाज जो है वो बन जाती है। और मैं इसको इसी इसी लेंस से देखता हूं, और मुझे इस लिहाज से बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत खुशी है, मैं बड़ा मुतमईन हूं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोगों ने तमाम तर जबर के, तमाम तर जबर और जुल्म के, उन्होंने बाहर निकल के अपनी एक विल जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की उन्होंने कोशिश की है, जिसकी झलकियां मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। अब मीडिया ने इसको, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि इसको मीडिया कैसे कवर करेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि मीडिया इसको कैसे कवर करेगा। और पहली मुनाफकत आप देखें कि फॉर डॉन ने इसकी जो हेडलाइन लगाई है संडे के दिन, कुछ इस तरह से लगाई है जैसे ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, पीपीपी ने, पीएमएलएन ने, मुख्तलिफ जमातों ने अपनी अपनी रैली संडे के दिन की।
ये टोटल मुनाफकत है, ये जर्नलिस्टिक मुनाफकत थी। बिकॉज ये सारी जो 175 जमातें, तो खैर सारी फाल नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी जमातें हैं, नवाज शरीफ साहब की PMLN हो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, इन सब जमातों को जो है बहुत विजिबिलिटी भी है, इनको कोई मसला नहीं है, इनसे कोई नहीं पूछता कि आपके पास NOC है कि नहीं है, इनके खिलाफ कोई दफा 144 का इतलाक नहीं होता, ये आज़ाद है। ये हफ्ते में 3-4 या हर रोज ही एक रैली करते हैं। बिलावल जरदारी भुट्टो को आप देख लें, वो सदर्न पंजाब में अगर एक दिन एक शहर कस्बे में होते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहर में होते हैं, तीसरे दिन तीसरे शहर में होते हैं। यही सूरत हाल है कि अगर नवाज शरीफ साहब सियालकोट में बोल रहे हैं, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो रावलपिंडी के अंदर बोल रहे हैं, मरियम जो है वो जाके एबटाबाद के अंदर बोल रही हैं। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदगन नहीं है, कोई इनका रास्ता रोक नहीं रहा। तो ये कहना कि संडे के दिन तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी रैलीज निकाली, ये जर्नलिस्टिक मुनाफकत थी जो डॉन ने की है। हकीकत यह थी, यार्ड स्टिक ये था संडे का, कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी रैलीज निकाल सकी या नहीं निकाल सकी। और हर अखबार ने थोड़ा सा एक मेहरबानी जरूर उन्होंने की है, बेचारे डरते हैं बहुत ज्यादा। एक आध लाइन उन्होंने जरूर लिखी है कि बाकी जमातों ने अपनी रैलीज निकाली, लेकिन तहरीक इंसाफ की रैलीज का पूरी तरह रास्ता रोकने की कोशिश की, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस हुआ। लेकिन कुछ एक पैराग्राफ ज्यादा लिखने की जरूरत थी कि सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन, ये किस किस्म का इलेक्शन है जिसमें बाकी सारी जमातें जो हैं वो अपनी रैलीज निकाल सकती हैं, जलसे कर सकती हैं, बयानात दे सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, प्रोसेशंस निकाल रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये पूछती है पुलिस कि आपके पास NOC है, लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस करती है। कराची में फॉर इंस्टेंस ये कहा गया कि हमने इसलिए किया है लाठीचार्ज, इसलिए आंसू गैस किया कि तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन रैली निकालने के लिए NOC नहीं था। यानी वो इलेक्शन क्या इलेक्शन हुआ, वो हम कहते थे एक जमाने में सुना करते थे, वो जवानी क्या जवानी है जिसकी कोई कहानी नहीं ना, वो जवानी क्या जवानी होगी जिसकी कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जवानी है जिसकी कोई कहानी ना हो। अब ये इसे कहते हैं कि क्या इलेक्शन है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली नहीं निकाल सकती, जुलूस नहीं कर सकती, जलसा नहीं निकाल सकती। बहरहाल खासी मुनाफकत थी मीडिया की इस लिहाज से। और दूसरा ये कि कहा गया कि डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड, डजन्स कहां, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड। एक हेडलाइन मैंने देखी, डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड। सिर्फ कराची के अंदर जो है वो 50 लोग अरेस्ट हो गए। हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 बड़ा क्रैकडाउन किया गया। मैं कोशिश करता हूं कि आपको फुटेज भी दिखाऊं उस मारधाड़ की जो कि यहाँ पे की गई है। तो ये तो मुनाफिकत का जिक्र हो गया। अब ये तहरीक इंसाफ की तो सूरत हाल ये है कि ये वो जमात है जिसे सड़क पे इकट्ठा होना तो दूर की बात है, उसे इंटरनेट के ऊपर भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। आपने देखा है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो वर्चुअल जलसे होते हैं, जो टेलीथॉन्स होते हैं, जो उनकी वो ट्विटर मीटिंग्स होती हैं, उनको फेल करने के लिए, ताकि उसकी विजिबिलिटी ना हो सके, इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है। 17 दिसंबर को इंटरनेट डाउन हुआ, 7 जनवरी को इंटरनेट डाउन हुआ, 20 जनवरी को इंटरनेट डाउन हुआ। पूरे मुल्क में इंटरनेट डाउन कर देते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं, पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। की वजह क्या है? यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के लोगों को उनके एक पब्लिक एक्सप्रेशन की विजिबिलिटी डिनाई करना है, ताकि आप यानी आप ताकि जहां वो आके अपनी विजिबिलिटी लाना चाहते हैं, वो लाके अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उसको आपने डिनाई करना है, उसको आपने नहीं होने देना, क्योंकि वो सच है। असल में क्या चीज है? असल में यह है कि सच को, हकीकत को छुपाने की ये कोशिश है जो कि रियासत अपने जबर के जरिए और पुलिस के जरिए जो है वो करती है। अच्छा, अब रिजल्ट इसका जो मेरे सामने आया, जो मैं इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं समझता हूं कि एक इंपॉर्टेंट दिन था। जो रिजल्ट आया उसमें ये कि ना सिर्फ इसके कि लाहौर, जो बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, वहां तो चले रैलीज निकली ही, लेकिन उसके अलावा जो एक दर्जन से ज्यादा शहर हैं जिसकी फुटेज आपको आसानी से मिल जाती है ट्विटर के ऊपर, उसमें आप देख लें, उसमें ज़ाहिर है पेशावर तो है ही, उसमें बाजोड़ है, उसमें बन्नू है, उसमें रावलपिंडी है, उसमें चित्राल है, नौरोवाल है, उसमें खैबर की एरिया है, लिया है, बकर है, मुल्तान है, गुगू मंडी है, गुज्जू मंडी है, मानसेरा है, बहावल नगर है, और भी बहुत से शहर और कस्बे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा काट के टुकड़ा, वो जोशो खरोश, एक्साइटमेंट या सेंस है आइडेंटिटी की। और आइडेंटिटी का ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिर किसी जगह मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन यहाँ पे तशख्खुस और आइडेंटिटी जो है इस वक्त वो ये है कि शहरों में है फीलिंग, लेकिन देहात के अंदर भी, रूरल एरिया के अंदर भी आपको एक फीलिंग जो है सियासी तौर पर नजर आती है, एक सियासी शऊर, एक सियासी बेदारी जो है वो रूरल एरियाज में आपको नजर आती है। और वो मैं अभी आपको एक छोटे से टुकड़े से यहाँ पर दिखा सकता हूँ। पीटीआई दा खान दा भरा ओए होए होए वोट पीटीआई वोट पीटीआई वोट पाजी वोट पीटीआई पाजी वोट
पीटीआई चाचा जी वोट वोट इमरान खान हाँ जी इमरान खान थोड़ा उच्ची इमरान खान का अच्छा जी क्या बात है भाजी वोट इमरान खान दा भाजी। इसका एक दूसरा कंट्रास्ट ये देखिए कि पीएमएलएन ने भी एक दिन पहले रावलपिंडी के अंदर अपना एक बहुत ही एहतमाम करके जलसा किया, जिसको शहबाज शरीफ साहब जिसके की स्पीकर थे। अब पीएमएलएन ने जब जलसा किया, अनलाइक द पीटीआई जिसको एनओसी चाहिए, जिसको पुलिस मारती है, जिसपे आंसू गैस है, लाठी चार्ज है, जिसके ऊपर जबर है, जिसका इंटरनेट नहीं चलने देते, पीएमएलएन का ये जलसा हेविली फंडेड है, उसको पुलिस मदद कर रही है, इंतजामिया मदद कर रही है, सड़कें और उसके लिए फैसिलिटेशन की गई है, उसके लिए हर किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। लेकिन जो जलसा होता है पीएमएलएन का लियाकत बाग में, जहां पे टोटल बैठने की कैपेसिटी भी 10,000, खड़े होने की कैपेसिटी छोटा सा है लियाकत बाग रावलपिंडी में। जो लोग रावलपिंडी के डेनिजन्स हैं उससे वाकिफ हैं कि रावलपिंडी में लियाकत बाग का जो जलसा गाह है वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है। एक जमाने में शायद थोड़ा बड़ा भी होता था, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं कि उसका साइज और ही छोटा हो गया। तो लियाकत बाग का कोई ज्यादा स्पेस वहां नहीं है। वहां पहले अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस पीएमएलएन ने 3,000 सीट्स रखने का फैसला किया, फिर अंदाजा लगाया कि 3,000 सीट्स भी ज्यादा हो जाएंगी और कहीं ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए, तो उसको भी कम करके 1,500-1,600 कर दिया था, लेकिन लोग नहीं आए। और इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं, मैं कुछ अभी आपको दिखाता ही हूँ। असदुल्ला खान साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, मेरे साथ 92 न्यूज में मेरे कुलीग थे। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि डॉन ने इसके बारे में क्या खबर लगाई है। डॉन की खबर यह है कि पीएमएलएन का जो जलसा है दैट वाज अ डैम्प स्क्विब, यानी इसका मतलब है कि टोटल फेलियर था, लस्टरलेस था। इसके एक्सक्यूजेस क्या दिए हैं? एक्सक्यूजेस ये दिए गए हैं कि चूंकि यहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ नहीं आए, इसलिए लोगों में इतना जोश खरोश नहीं था। शहबाज शरीफ ये वैसे किसी हद तक ठीक है, बेचारे शहबाज शरीफ जो हैं वो कभी भी किसी को इंस्पायर जिंदगी में नहीं कर सके, पता नहीं उनकी जिंदगी के मामला कैसे गुजरे होंगे। बहरहाल तो कभी भी किसी, बहरहाल शहबाज शरीफ थे। उसके अलावा ये कि यूनियन काउंसिल्स ने कॉपरेट नहीं किया, जो बहुत से टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट मिल गए हैं तो अब वो अपनी चीजों में मसरूफ है, उन्होंने जलसे को सपोर्ट नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस जलसे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीर की, जिसमें उन्होंने पिंडी के लोगों को ये बताया, क्या बताया उन्होंने पिंडी के लोगों को ये बताया कि जब मुझे हुकूमत मिलेगी मैं दोबारा पावर पे आऊंगा, हालांकि पहले भी मिली थी, तो मैं, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। मजे की बात है कि 3 दफा पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। ये पिंडी कौन सा, कोई इसे कहते हैं इस्लामाबाद का हिस्सा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए पाकिस्तान में बातें किस किस्म की करते हैं, कोई पूछे इनसे भाई। 3 दफा जो बंदा चीफ मिनिस्टर रहा है पंजाब का, वो पिंडी के लोगों को कह रहा है कि अब मुझे जब पावर मिलेगी तो मैं पिंडी को लाहौर में कन्वर्ट कर दूंगा, जिस तरह से लाहौर को उन्होंने पेरिस में कन्वर्ट करना था। 22 उनका स्केल जो है वो नीचे आता चला जा रहा है। असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैं वो टुकड़ा छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। असदुल्ला खान साहब जो मेरे कुलीग थे 92 न्यूज में, उन्होंने इसके हवाले से एक खासा इंटरेस्टिंग किस्म का कमेंट किया है, वो भी आप सुन लें। लियाकत बाग में तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरा शो हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, मसलन मकामी क़यादत में इख्तलाफात हैं। रावलपिंडी में यहाँ पर इंतजाम किया गया सिर्फ 3,000 कुर्सियां लगाने का, फिर बाद में फैसला हुआ ये 3,000 कुर्सियां भी नहीं लगाई गई, जो लगाई गई वो भी नहीं भरी जा सकती। इतनी मायूसकुन सूरत हाल थी कि शहबाज शरीफ आए और मुख्तसरन खिताब करके लियाकत बाग से चले गए। जलसा बहरहाल बहुत ही फ्लॉप रहा। अब आ जाते हैं इसकी बिगर पिक्चर के ऊपर। ये तो सारी कहानी होगी, डिस्क्रिप्शन, संडे 28 जनवरी की दास्तान हमने आपको सामने रकम कर दी, उसमें से जो भी आप नतीजा निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देखिए बिगर पिक्चर में मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग एक ट्वीट्स दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो कामरान खान साहब ने, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, जिनकी मैं बड़ी हमेशा आपको, आई जनरली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जितना उनका रोल रहा है पाकिस्तान की मीडिया को डिफाइन करने में 2002 से अब तक किसी का नहीं रहा, वो परमानेंट उनकी एक प्लेसमेंट है, प्रेजेंस उनकी है पाकिस्तान की मीडिया में। कामरान खान साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किए हैं, जो बहुत समझने वाले ट्वीट्स हैं, और उनके और तलत हुसैन साहब के दरमियान, जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लीजेंडरी कैरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान मीडिया, उनके दरमियान में एक इंटरेक्शन भी है ट्वीट्स का, जो मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। एक तो पहले चीज देखें कि कामरान खान साहब ने एक ट्विटर सर्वे करवाया है कोई 24-36 घंटे पहले, एक दिन पहले, और उस ट्विटर सर्वे में कोई 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से 66%, 66% लोग जो हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड सर्वे है, वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, इवन जब आजाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन्हें वो वोट डालेंगे। जिसपे कामरान खान साहब ने उर्दू में एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है कि कैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, अब इसको इंटरप्रेट करें, वहां पर पीएमएलएन या नवाज शरीफ को 32% सपोर्ट हासिल है। वो तो आपको पता है कि वो अलर्ट हो गए होंगे, ट्विटर में उन्होंने बड़ा जोर लगाया होगा, वरना 32% भी कहां से आ गई नवाज शरीफ साहब के पास सपोर्ट। लेकिन फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, जो ब्रिटिश बरतानवी पार्लियामानी निजाम है, फर्स्ट पास द पोल, उसमें आपका जो डिफरेंस है वो एग्जैजरेट हो जाता है। अगर एक पार्टी को
40% वोट मिलते हैं, दूसरी को 60% मिलते हैं। तो ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ होता है कि जो 60% है उसको 80% सीटें मिल जाती हैं। ये इसका डिजाइन है ताकि जो पार्टी जीते वो इफेक्टिव तौर पर हुकूमत कर सके। ये ब्रिटिश पार्लियामानी निजाम का बुनियादी आर्किटेक्चर। अब आप 32 और 66% में अगर फर्क देखेंगे जनरल इलेक्शन में, इसका मतलब है कि एक जमात को मिल रही है यहाँ पे बहुत कम सीटें, 10-15-20% सीटें, और दूसरी जमात को इसको ट्रांसलेट करें 66 को तो उसको मिल रही है ऑलमोस्ट 90% सीटें। ये इसका मतलब बनता है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है। बहरहाल मैं भी एक सर्वे सोच रहा हूँ करूँ, और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, मुझे ट्विटर पे फॉलो करें। मैं बड़ी बामकसद किस्म की चीजें वहां पे डालता रहता हूँ, मुझे ट्विटर पे फॉलो करें। मैं एक आध दिन में इसका सर्वे भी वहां पे डालता हूँ। कामरान खान साहब ने एक और भी बड़ा मजे का ट्वीट किया है। वो ट्वीट उनका उर्दू में भी अंग्रेजी में भी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स पहले से ही सबको पता है। इसमें कोई अभाव नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके सबको पता है कि इसके रिजल्ट्स क्या आने हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो नहीं पाई जाती मास बाई चंद बच्चों के जहन में। और यह है कि ये पता है कि यहाँ पर एक पीएमएलएन लेड कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, यानी एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनेगी जिसे नवाज शरीफ साहब की जमात पीएमएलएन लीड करेगी। सिर्फ अगर कोई कंफ्यूजन है, अभाम है जिसका पता नहीं है, वो ये कि इसके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद होंगे, जनाब बनस्से नफीस, या उनके छोटे भाई जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसमें उनका कहना ये है कि अगर तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ गए, कोई मैनेज अच्छा हो गया, नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ गए, तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस हुई, यानी अगर अगर जीतेंगे तो नवाज शरीफ बनेंगे, अगर हारेंगे तो शहबाज शरीफ बनेंगे, तो शहबाज शरीफ को बना देंगे, और साथ उनके साथ एक पीपल्स पार्टी होगी, एक मखलूत किस्म की हुकूमत होगी। और इसी किस्म की चीजें जो हैं ये और भी लोग कह रहे हैं कि मतलब एक पीएमएलएन के अपने लोग जिनसे बात हो रही है, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की, मीडिया पर्सनस की, वो कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी, हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले ये चाहते हैं कि उनको डोमिनेंट रोल मिले, जैसे कि बिलावल की मुख्तलिफ तकरीरों से आपको अंदाजा हो रहा होगा। और पीएमएलएन का ये ख्याल है कि उनकी डील ये है कि उनको एक डोमिनेंट रोल जो है इसमें मिलेगा। ठीक है। अब और फिर उसमें कामरान खान साहब एक बहुत मजे की बात कहते हैं, जिसको बहुत ही तंजिया किस्म की चीज है, जिसको जो समझ सके वो समझ सके, जो ना समझ सके वो कभी नहीं समझ सकेगा, सर पीट सारेगा, वो कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस हुकूमत को, जो मखलूत हुकूमत बनेगी, इसे इस्टेब्लिशमेंट की और जनरल आसिम मुनीर साहब की उसी किस्म की सपोर्ट हासिल होगी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जिस किस्म की सपोर्ट और कोऑपरेशन जो है वो जनरल जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान को दी थी, वो सिर्फ इमरान खान की बदकिस्मती नहीं थी, वो पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि इमरान खान उस सपोर्ट से फायदा नहीं उठा सके। अब इसकी आप जिस तरह से भी तशरीह करना चाहें इसकी कर सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमटी डमटी को जो हुकूमत दी जाएगी वो कितनी स्टेबल होगी। मैं चंद जुमलों में आपको बता दूं कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है ये बड़ा कमजोर होगा। इसमें कोई इमरान खान को इस आर्किटेक्चर को हिलाने जुलाने, कमजोर करने, इसमें फिशर्स पैदा करने की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान को तो ये चाहिए कि हमारी मेडिसिन में और सर्जरी के अंदर एक टर्म होती थी मास्टरली इन एक्टिविटी, कभी कभी ये बहुत जरूरी होता है कि आप इंटरवीन ना करें। इमरान खान को वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये होता है कि आप इंटरवीन ना करें, जो तमाशा लगा हुआ है उस तमाशे को देखते रहें। अभी भी तो ये सारा कोएलिशन जो इस्टेब्लिशमेंट के पीएमएलएन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान में खड़ा किया हुआ है, ये इमरान खान की ओवर एक्टिविटी की वजह से खड़ा हुआ है। अगर इमरान खान में वो वाली सियासत होती, उसका 1/10 भी होता जो आसिफ अली जरदारी के अंदर है, खेलने की जो है ये पेशेंस होती उनके अंदर, तो वो इस अलायंस को अपनी मास्टरली इन एक्टिविटी से और अपनी साजिश से तोड़ फोड़ देते। ये और बात है, आई एग्री कि इमरान खान के सपोर्टर्स चाहते नहीं है, इमरान खान खुद नहीं चाहते कि वो साजिश करें, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो एक चूचों का मुरब्बा है, ये जो मिक्स्ड अचार है, ये बहुत पहले कोलैप्स हो गया होता। लेकिन आगे चलें, अगर ये अचार चला, अगर ये अचार चला, बहुत देर चला, तो सिर्फ इमरान खान की लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम की वजह से चलेगा। अदरवाइज इस अचार में से सिर्फ बदबू उठ सकती है, इसमें से सिर्फ फिशेस डेवलप हो सकते हैं। हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग मैन, ऑल द किंग फॉर हॉर्सेस कैन नॉट पुट हमटी डम्टी टुगेदर अगेन। अब आए उस ट्वीट के ऊपर जो तलत हुसैन साहब ने किया। तलत हुसैन साहब ने एक बहुत मीनिंगफुल ट्वीट किया, इसमें कोई शक नहीं है कि तलत हुसैन इमरान खान से बहुत नाराज, नाला और उनके खिलाफ हैं, लेकिन इज रैशनल, मंतकी वो हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीब सूरत हाल है कि स्ट्रीट पावर सारी इमरान खान के पास है, हुकूमत जा रही है पीएमएलएन के पास, और पावर्स जो है असल में उस हुकूमत की, वो सारी की सारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास होगी। और ये कोई ठीक तरीका नहीं है, इट्स ऑल द रॉन्ग वे ऑफ गवर्निंग अ कंट्री और रनिंग अ गवर्नमेंट। और इसके ऊपर कामरान खान साहब ने एग्री किया है कि आई एग्री विद यू, और मैं भी उनसे, दोनों से एग्री करता हूं कि इससे बड़ा डिजास्टर नहीं हो सकता। इसी को मैं आपको बात समझा रहा हूं कि ये चूचू का जो मरबा है
जो मिक्स्ड अचार है, ये चल नहीं सकता। और अभी तक भी ये मिक्स्ड अचार अगर चला है, इसलिए कि इमरान खान जीरक नहीं है, इमरान खान के अंदर प्ले नहीं कर सकते, उनको जरा भी साजिश करनी नहीं आती है। वो सीधा आके ट्रक से टक्कर मारते हैं, और वो ट्रक के टायर नहीं खोल रहे, उसके नट एंड बोल्ट नहीं खोल रहे, वो उसका पेट्रोल नहीं गुम कर देते, वो उसकी हवा नहीं निकाल देते, जिस किस्म की चीजें, ये तेल नहीं फेंक देते सड़क के ऊपर कि ट्रक ही स्लिप कर जाए, उनको ये चीजें नहीं आती हैं। बहरहाल, अब इसमें एक मैं साइफर का थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि साइफर के ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था जिसको बहुत लोगों ने देखा, जिसमें मैंने कहा था कि ये जो साइफर पे इतने ज्यादा डेस्परेट हैं, सरकारी वकील खड़े कर दिए हैं, डिफेंस सरकारी वकील खड़े करने का नोटिफिकेशन भी जज साहब के पास नहीं था। ये भी मुझे एक सोर्स से पता चला है कि जो इन्होंने सरकारी वकील खड़े किए हैं रिजवान अब्बासी साहब के चैम्बर से, उन्हीं के जूनियर्स को, जो पहले रिजवान अब्बासी साहब की मदद कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ केस फ्रेम करने के लिए, उन्हीं को स्टेट के सरकारी वकील करके रिजवान अब्बासी साहब की वजह से फर्म को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कि उनको भी पैसे मिल रहे हैं, और उनकी फर्म, उनके मजीद 2 एसोसिएट रख लिए इमरान खान के वकील बना के, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के। लेकिन इनका नोटिफिकेशन भी जज साहब के पास नहीं था, यानी जज साहब को पता भी नहीं है कि ये किस तरह से अपॉइंट हुए। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पिंडी में जैक ब्रांच जो है वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है हर किस्म का फैसला करने के लिए। बहरहाल, इसमें मैंने सवाल उठाया था, और वो सवाल बहुत लोगों को समझ आ गई है कि ये जो इतने डेस्परेट हैं, इतनी इनको जल्दी 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 भगड़ पड़ी हुई है कि इन्होंने 5 तारीख को और 8 फरवरी से पहले पहले रिजल्ट देना है, वर्डिक्ट अनाउंस कर देना है, इमरान खान को सजाए मौत सुना देनी है। सजाए मौत सुना देने में और उस किसी चीज़ की एक्सिक्यूशन करने के दौरान में हज़ारों सैकड़ों किस्म के मरहले जो हैं वो हैं। बहरहाल, ये क्यों करना चाहते हैं, मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि ये एक शॉक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। शायद ये चाहते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं मुश्तैल हो जाएं, सड़कों के ऊपर आ जाएं, रिएक्शन करें। और पीटीआई के लिए भी एक डिलेमा है कि रिएक्ट करें कि ना करें। अक्लमंदी कहती है कि रिएक्ट ना करें, लेकिन दूसरी तरफ से तकाजा है कि आप रिएक्ट करें। रिएक्ट नहीं करते तो बहुत से मुनाफिक हैं, वो कहेंगे देखो जी इमरान खान को सजाए मौत सुना दी है साइफर कोर्ट ने, और यह रिएक्ट नहीं कर, रिएक्ट करते हैं तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है, साले ज़फीर साहब जो हैं, साले ज़फर जो हैं, उन्होंने, जो कि न्यूज़ के और जियो के कॉलमनिस्ट हैं, बड़े पुराने मंजे हुए पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक स्टोरी निकाली है जो जियो की वेबसाइट के ऊपर है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि हाईली प्लेस सोर्सेज, अच्छा साले जफर साहब की सारी ये स्टोरी जिंदगी में हाईली प्लेस सोर्सेज से आती हैं, और आप समझ सकते हैं वो हाईली प्लेस सोर्सेज कहाँ से हैं। तो वो हाईली प्लेस सोर्सेज से उनको ये पता चला है कि जब साइफर का वर्डिक्ट आ जाएगा और इमरान खान और लीडर जो हैं वो कन्विक्ट हो जाएंगे, साबित हो जाएंगे मुजरिम है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने साजिश की, तो फिर तहरीके इंसाफ की भी वहां से बैनिंग और डिसबैंडिंग जो है वहां हो सकती है। वैसे उसके लिए टाइम इतना नहीं है, बिकॉज वो डिसबैंडिंग अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट से करानी होती है। लेकिन स्टोरी है साले जफीर साहब की कि पहले भी फॉरेन फंडिंग केस में भी यही हो सकता था, लेकिन अब इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जो है वो बैन हो जाएगी। जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अब से पिछले क़याम पाकिस्तान से अब तक 75 बरस में बहुत सियासी जमातों को बैन करने की कोशिश की गई। सियासी जमात कागज पे एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। जो सियासी जमात होती है वो सरकारी नौकरी की तरह नहीं होती। सरकारी मुलाजिम ये सोचते हैं कि जिस तरह से किसी डिप्टी कमिश्नर को आप सस्पेंड कर दें, कोई जनरल साहब को नौकरी से निकाल दें, तो उनको कौन पूछेगा, उनको अपनी रेजिमेंट के अफसर और जवान भी उनको नहीं पहचानेंगे अगर एक जनरल साहब को आप सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो एक सरकारी मुलाजमत की तरह, एक सरकारी अफसर के ओहदे की तरह नहीं होती। सरकारी जमातें जो हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, वो लोगों के अंदर होती हैं, ये कागज के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए किसी भी सियासी जमात को इस तरह से बैन करने का कोई रिजल्ट अभी तक खातर खा तौर पे नहीं निकल सका। अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो सारी रिलायंस है वो ये है कि ये नई मखलूत हुकूमत आ जाएगी, ऐसा जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कमेटी बनाई गई है, उसके पीछे सऊदी अरब भी खड़ा है, कतर भी खड़ा है, उसके पीछे यूएई भी खड़ा है, उसको अमेरिका की भी तायद हासिल होगी, यूरोप की भी तायद हासिल होगी। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आए, $25 बिलियन आने थे दिसंबर के आखिर तक, तो अभी तो जनवरी भी खत्म होने में आ गया है, 25 बिलियन, हमें तो 5 बिलियन भी नजर नहीं आए। लेकिन तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट SIFC है, इसके जरिए और इसके पीछे बिजनेस कम्युनिटी खड़ी है, और एक दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बह जाएंगी, और आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दरमियान में चीन की भी उसको बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। ये मैं अलग डिस्कस करूंगा कि चीन और अमेरिका का बाहमी, यानी यहाँ पे क्या है पाकिस्तान में रिलेशनशिप, लेकिन उसको बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। असल रियलिटी क्या है, और पाकिस्तान के आगे बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस पूरी थिंग? प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि पिछले 50 बरस से 1960 से मसलसल यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ अगर हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास माइनिंग है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारी हमारी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, और हमारा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर आने वाले 5 साल के बाद, ये हर साल पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर, ये सिस्टम कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। यहाँ से लोग बाहर दौड़ जाना चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं है, उनको इज्जत नहीं है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये आइडेंटिटी उनके लिए दुनिया भर में एक प्रॉब्लम बन चुकी हुई है, और वो आइडेंटिटी को बचाना भी चाहते हैं,
और इसको बचा नहीं चाहते। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब इस सिचुएशन को देखें, और क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक इंटरनल फेलियर है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, और एक लार्जर लेवरेज ना कर सकने का फेलियर है। बहुत मुद्दतों पहले 2019 के अंदर, आज से ऑलमोस्ट आप कह लें कि 5 साल पहले, मैंने एक शोशा छोड़ा एक एनालिसिस दिया था, जिसके बाद मैंने कई दफा एनालिसिस दिया, लेकिन लोगों को फिर भी उनके माइंड में वो जाता नहीं, उसको समझ नहीं सकते। मैंने उसमें एक वीडियो में ये एनालिसिस दिया था कि अगर 1990 के बाद जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, और जिस वक्त हिंदुस्तान ने इजराइल को एंगेज किया, हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिकली उनको पहले ही रिकग्नाइज किया हुआ था, एंगेज उन्होंने किया, अगर पाकिस्तान भी इजराइल को लेवरेज करता, और इसराइल का जो जुल्म और सितम है वो अपनी जगह पे कि उन्होंने 30,000 लोग मार दिए, उसको कंफ्यूज ना करें एक प्रैक्टिकल एक लॉजिकल एनालिसिस से, तो पाकिस्तान का जो लेवरेज है वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ जाता, पाकिस्तान को भी एक डिसीजन मेकिंग टेबल के ऊपर सीट मिलती, और पाकिस्तान अपनी कम्युनिटीज को सर्व कर सकता। पाकिस्तान वो ना कर सका प्योरली फॉर लैक ऑफ विजन। लोग इसको अपने इमोशंस में डिफेंड करते हैं कि हम ये एज इफ के पाकिस्तान की रिकग्निशन ना करने से कोई इसराइल को फर्क पड़ा है, या उनको कोई फर्क पड़ता है, या हम कोई न्यूक्लियर पावर है। हकीकत क्या बनी है, हमने डिसीजंस नहीं लिए, अपने आप को लेवरेज नहीं किया ना, हम उससे उसका फाइनल एंड रिजल्ट, बॉटम लाइन जो इसका कर्टन रेजिंग सीन है, वो क्या है कि इन द ईयर 2024 हम जायनिस्ट एजेंडे का इस हद तक हिस्सा बने अपनी कमजोरी की वजह से। रिकग्निशन करते तो और रास्ता था, इस हद तक उसका हिस्सा बने कि दी ओनली मुस्लिम पावर जिसने जायनिस्ट लॉबी को दुनिया में चैलेंज किया हुआ ईरान, उसकी पीठ के पीछे जाके हमने छुरा घोंपा, और हम जाके अपना इश्तिहार और एडवर्टाइजमेंट हमने ये लगाया जायनिस्ट लॉबी के पास कि हम इस गंदे काम के लिए भी अवेलेबल हैं, हमारी इधर भी मार्केट में कीमत लगा लें। अब इसको जो समझ सके वो समझ जाए, जो ना समझ सके उसकी बड़ी मेहरबानी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं, उसका भी मैं एनालिसिस करता हूँ अगले वीडियो के। थैंक यू।